एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कैंसर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो डायग्नोसिस क्या क्या होती है। डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर उसे हमें सिम्टम दिख रहे हैं कि कैंसर का सिम्टम है, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे कौन कौन से टेस्ट करते हैं कि जिससे फाइंड हो जाए कि वाकई में कैंसर है, और ये भी पता लगा सके कि कौन सी सेल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, सेल की ग्रोथ क्या हो रही है, या ये कैंसर सेल है या नॉर्मल ट्यूमर है। तो आइए आज जानते हैं इस क्लास में कि डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस की जाती हैं कि कैंसर सेल का पता लगाया जा सके कि कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिम्टम्स के हेल्प से तो हम ओनली जज कर सकते हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो हमें कई बीमारियों में भी देखने को मिल जाते हैं, कई लक्षण देखने को मिलते हैं। फीवर कई बीमारियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सिम्टम को देखते हुए हम यहाँ पर डायग्नोसिस करते हैं। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर करते हैं CBC, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट में आता है। तो CBC तो कंपलसरी होता है, अगर कोई भी एग्जामिनेशन करना होता है तो फर्स्टली हम CBC करते हैं। CBC ब्लड काउंट हम यहाँ पर जानते हैं, इसे कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं, कि इसमें जो हमारा जो भी RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सभी की नॉर्मल रेंज का पता चल जाता है। अगर हमें कोई भी, ये रूटीन चेकअप के अंदर आता है, अगर हम यहाँ पर कोई भी सेल्स या फिर कोई भी RBC हो जाए या WBC है, अगर एबनॉर्मल देखने को मिलती है, बड़ी या फिर घटी देखने को मिलती है, तो हमें इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है। तो CBC यहाँ पर फर्स्ट एक प्रोसेस होती है, इससे हमें अनुमान लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए। जैसे कि बात कर लेते हैं, CBC सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है ल्यूकेमिया जैसी प्रॉब्लम के लिए। ल्यूकेमिया, जैसा कि हमने देखा था, कैंसर का टाइप है, ब्लड कैंसर है। तो ल्यूकेमिया का पता लगाया जा सकता है कि WBC अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि ल्यूकेमिया की कंडीशन में जो WBC होती है वो बढ़ जाती हैं, उनका जो बोल सकते कि उनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है, और RBC कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट होता है, जो कि ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर जो हमारे जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनका टेस्ट करके हम यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गन का तो नहीं, ब्लड से ही टेस्ट करते हैं, जिससे हमें उनके फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि हम फर्स्टली बात कर लेते हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन देती है जो हमारे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, और अदर ऑर्गन्स का जो सीरम लेवल होना चाहिए, जो ब्लड का सीरम लेवल नॉर्मल या हाई होना चाहिए, हाई या लो का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT टेस्ट भी होता है, और एक होता है LFT टेस्ट। तो RFT टेस्ट के अंदर हम देखते हैं, RFT टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो RFT टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, जैसे कि लिवर की जो भी समस्याएं हैं, लिवर पता लगाया जा सकता है कि लिवर, क्योंकि अगर एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो या फिर सीरम लेवल हाई होगा या फिर लो होगा। नेक्स्ट हम कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, ये पर्टिकुलर हार्ट के लिए किया जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी होता है, अगर कोई थायराइड डिसऑर्डर है तो, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों से ही बड़ी बीमारी पैदा होती है, तो पता लगाया जा सकता है कि अगर, तो डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पर, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डायग्नोसिस हो, सारे टेस्ट हो, डिपेंड करता है। मान लो अगर हमें सिम्टम देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट किए जाते हैं। तो RFT LFT फंक्शन भी रूटीन टेस्ट के अंदर आ जाता है, ये भी टेस्ट करवाने चाहिए। इससे भी पता चल जाता है कि जो रीनल फंक्शन है, मतलब किडनी का जो फंक्शन है प्रॉपर है या नहीं है, लिवर का जो फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि जो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही जानलेवा भी हो सकती है। तो अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों का पहले से ही पता चल जाए, तो हम उस चीज़ का इलाज बहुत जल्द करवा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट भी करवाने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्कलाइन, फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर बोन्स एंड जॉइंट्स का पता लगाने के लिए इनका टेस्ट किया जाता है, ये भी हमारे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस। तो न्यूट्रिशन स्टेटस का पता लगाने के लिए हम लोग प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन या फिर ग्लोब्यूलिन रेशियो,
का टेस्ट करते हैं तो इससे हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस का पता चलता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल कितना है। प्रोटीन का पता लगाया जा सकता है, एल्बुमिन का, की क्योंकि हमारे बॉडी के भी बहुत ही रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस या फिर एबीजी। तो एबीजी का टेस्ट हम क्यों करते हैं? इससे हमें पता चलता है, इससे मॉनिटर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल का पता लगाया जा सकता है हमारे पल्मोनरी फंक्शन में, मतलब हमारे जो लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि जो एबीजी का पर्टिकुलर हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो इससे हमारे लंग्स के फंक्शनिंग का पता चलता है कि लंग्स जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि जीटीटी होता है, इससे भी ग्लूकोज के लेवल का पता लगाया जा सकता है। ये भी हमारे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर आता है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, इसमें हमने देख लिया। इसके अंदर क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पहुँचते हैं साइटोजेनिक एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि साइटोजेनिक एनालिसिस क्या होता है। तो साइटोजेनिक एनालिसिस है, जो एनालिसिस होता है उसमें हम जो हमारे क्रोमोसोमल्स हैं उनका पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लुक फॉर चेंज इन क्रोमोसोम्स इन सैंपल्स ऑफ टिश्यू, ब्लड, बोन मैरो एंड एमनियोटिक फ्लूइड। क्रोमोसोम चेंज में इंक्लूडिंग ब्रोकन, मिसिंग, रीअरेंज एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। तो साइटोजेनिक एनालिसिस में हम क्रोमोसोम्स का पता लगाते हैं कि क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, कि सैंपल जो भी हम सैंपल लेते हैं टिश्यू, ब्लड, बोन मैरो या फिर एमनियोटिक फ्लूइड से भी लिया जा सकता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जो क्रोमोसोम है चेंज है, इंक्लूडिंग ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर मिस हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं। तो इन सभी का पता लगाया जाता है साइटोजेनिक एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो इम्यूनोफिनोटाइप है उसका किस लिए हेल्पफुल होता है। तो ये भी हेल्पफुल होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। हेल्प डायग्नोस स्टेज एंड मॉनिटर ब्लड कैंसर एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर सच एस ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारा इम्यूनोफिनोटाइपिन है तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्लड कैंसर का पता तो हमें सीबीसी से भी पता लग जाता है कि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ से पर्टिकुलर ये पता चलता है कि जो हमारे किस टाइप का ब्लड कैंसर है, क्योंकि हमने टाइप भी पढ़े थे। टाइप भी अलग अलग होते हैं कि ल्यूकेमिया है या फिर लिम्फोमास है या फिर माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम है या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है। तो इस जो हमारे इम्यूनोफिनोटाइपिन है इससे हमें पर्टिकुलर कैंसर का पता चलता है कि कौन सा ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड बायोप्सी। अब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं लिक्विड बायोप्सी। तो ये भी टेस्ट हम सिंपली कैंसर सेल का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बायोप्सी में हम लोग क्या करते हैं, इज़ अ टेस्ट डन ऑन सैंपल ऑफ ब्लड टू लुक फॉर कैंसर सेल और पीसेस ऑफ डीएनए फ्रॉम ट्यूमर सेल दैट आर समटाइम रिलीज इनटू द ब्लड। जो हम लिक्विड बायोप्सी है, या तो ब्लड का सैंपल लेते हैं या फिर जो पर्टिकुलर जो ट्यूमर होता है वहाँ के सेल्स को लेकर हम लिक्विड बायोप्सी करते हैं, वहाँ के फ्लूइड को लेकर बायोप्सी करते हैं। इससे भी कैंसर सेल का पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारे लिक्विड बायोप्सी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पूटम साइटोलॉजी। अब स्पूटम साइटोलॉजी का मतलब, जैसे कि स्पूटम है तो स्पूटम जो साइटोलॉजी की जाती है, देखो साइटोलॉजी आ जाता है तो मतलब कैंसर की स्टडी हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं साइटो मतलब सेल। तो यहाँ देखते हैं स्पूटम साइटोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल सेल इन स्पूटम के अंदर देखते हैं। इसमें स्पूटम का सैंपल लिया जाता है। तो जो स्पूटम साइटोलॉजी जो डायग्नोसिस है पर्टिकुलर हम लंग्स से रिलेटेड जानकारी के लिए करते हैं। जैसे कि लंग कैंसर जैसी समस्याएं हैं, अगर उसका संभावना है तो स्पूटम साइटोलॉजी से कंफर्मेशन होता है कि लंग्स कैंसर है या नहीं है। जो भी इसका कफ होता है उसके कफ सैंपल के रूप में लेते हैं और यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सेल्स एबनॉर्मल हैं या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूमर मेकर टेस्ट। अब ट्यूमर मेकर टेस्ट का काम भी क्या होता है, ये भी डायग्नोस करता है कैंसर सेल के लिए। इससे डिसाइड होता है ट्रीटमेंट हमें क्या देना है। मेजर हाउ वेल ट्रीटमेंट वर्क एंड वॉच फॉर साइन दैट अ कैंसर हैज़ रिटर्न।
तो जो ट्यूमर मार्कर्स है इससे पता लगाया जा सकता है कि जो ट्यूमर है वो उसका कितना साइज है, या फिर उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या फिर कितने समय में ये ट्रीट हो सकता है। तो ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारा जो भी अगर कैंसर सेल है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं या फिर उसे कीमो दे रहे हैं, तो उसे कितना ट्रीटमेंट देना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस में भी हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिन एनालिसिस से जो हमारी किडनी अगर कैंसर हो रहा है तो जो यूरिन एनालिसिस होगा, यूरिन सैंपल के हेल्प से पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स हमें शो होने लगेंगे। नेक्स्ट ब्लैडर कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा रेयर केसेस में यूरेथ्रेटियल कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है यूरिन एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर अगर एक टाइप का कैंसर होता है तो हमें सारे डायग्नोसिस करने हैं। जैसे कि पहले बात कर ली हमने कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमें कैंसर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिन साइटोलॉजी। अब देखिए यूरिन एनालिसिस और यूरिन साइटोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। तो साइटोलॉजी भी हम करते हैं, इसमें भी हमें किडनी कैंसर का पता लगाया जा सकता है, या फिर ब्लैडर कैंसर का, या फिर यूरेथ्रल कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसे भी ये भी कंफर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है कि जो साइटोलॉजी की जाती है कि सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है कितनी हो रही है, ताकि उसके ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जा सके। क्योंकि यूरिन एनालिसिस में एग्जिट नहीं पता चलेगा, एग्जिट कैंसर सेल का पता हमें यूरिन साइटोलॉजी में पर्टिकुलर हम यहाँ पर असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, सीटी स्कैन हम लोग क्यों करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी है, इससे हम पिक्चर जो भी ऑर्गन्स है उसकी पिक्चर ले पाते हैं डिफरेंट एंगल से। ये हम 3D इमेज ले पाते हैं बॉडी के इनसाइड में। अगर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो सीटी स्कैन से पता लगाया जा सकता है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पर हमें कैंसर या फिर ट्यूमर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट MRI भी हमारे ये भी जो हमारे रेडियो वेव्स होती हैं, ये भी बॉडी के अंदर हमारी पिक्चर्स को पता लगाती है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी में जाकर पर्टिकुलर एरिया पर जाकर पर्टिकुलर जो हमारे ट्यूमर्स है पर्टिकुलर प्लेस को जज करती है कि किस प्लेस में है। इंक्लूडिंग यहाँ जो MRI और CT स्कैन में बहुत डिफरेंस है। MRI पर्टिकुलर एरिया का पता लगा देती है कि किस एरिया में कैंसर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर स्कैन। तो न्यूक्लियर स्कैन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स टू मेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो न्यूक्लियर स्कैन भी किया जा सकता है, इससे भी हम विजुलाइज कर पाते हैं कि न्यूक्लियर स्कैन करके कि पर्टिकुलर किस एरिया में ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट बोन स्कैन। अगर बोन स्कैन भी हम करते हैं कि एबनॉर्मल अगर बोन में जैसे कि बोन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बोन में कैंसर फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोन स्कैन करते हैं। इस पता लगाया जा सकता है कि बोन कैंसर को फाइंड करने के लिए कि कितना फैल रहा है, क्या जो इसका जो स्प्रेड होने की जो क्षमता है वो कितनी है। तो ये बोन स्कैन से पता चल पाता है। इसे हम मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स भी बोलते हैं अगर वो हमें ऑब्जर्व होता है बोन ट्यूमर तो। नेक्स्ट हम देखते हैं PET स्कैन। अब PET स्कैन थोड़ा सा डिफरेंट है CT स्कैन और MRI से। तो ये भी न्यूक्लियर स्कैन की तरह होता है, इसमें भी 3D पिक्चर हम देख पाते हैं बॉडी के इनसाइड की। तो जो PET स्कैन में जो हमारे ग्लूकोज होता है, जहाँ पर ग्लूकोज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। बोलते हैं कि जो हमारी कैंसर सेल होती हैं, जो हेल्दी सेल की अपेक्षा कैंसर सेल ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा खाती है या फिर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो PET स्कैन वहीं जाती है जहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो पता लगाया जा सकता है कि ग्लूकोज की मात्रा कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर सेल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल सेल की अपेक्षा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैंसर सेल होती है वो ज़्यादा ग्लूकोज लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो कि हम करते हैं उससे साउंड वेव पीपल कैन नॉट हेयर, साउंड वेव इको ऑफ टिश्यू इनसाइड द बॉडी, कंप्यूटर यूज फॉर इको ऑफ क्रिएट पिक्चर टू एरिया इनसाइड योर बॉडी इन पिक्चर्स कॉल्ड सोनोग्राम। तो अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरे भी। तो एक्सरे भी एक
पार्ट होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट हम बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी भी हम करेंगे पर्टिकुलर ट्यूमर को लेकर। अगर ट्यूमर कहीं फॉर्म हुआ है तो ट्यूमर का सैंपल लेकर उसकी बायोप्सी करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ स्कोपीज रहती हैं। एंडोस्कोपी किस कंडीशन में करेंगे कि जो हमारे एंडोस्कोपी हम करते हैं जैसे कि माउथ या फिर एनस जो एरिया है वहाँ पर जो वहाँ का टिश्यू या डैमेज टिश्यू लेने के लिए। नेक्स्ट कॉलोनोस्कोपी, कॉलन वाले एरिया में जो हमारे डैमेज टिश्यू हैं उसके हेल्प, कॉलन या फिर रेक्टम के जो टिश्यू हैं डैमेज टिश्यू को एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग कॉलोनोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट ब्रोंकोस्कोपी, तो ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फिर लंग्स की टिश्यू वगैरह को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा हो जाता है कुछ स्कोपी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस थी जो कि कैंसर जो पेशेंट होता है ये पर्टिकुलर डायग्नोसिस यहाँ पर की जाती है। तो आई होप कि आपको इस क्लास में डायग्नोसिस से रिलेटेड जानकारी आपको मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।